Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे साइको एनालिसिस के बारे में। और ये हमारी साइको एनालिसिस की सेकंड वीडियो है जिसमें हमारा कंसंट्रेशन होगा सिगमंड फ्रॉइड पे और उनकी दी हुई थ्योरी पे और इस बात पे कि इसे हम लिटरेचर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साइको एनालिसिस एन ओवरव्यू इसका एक पहला पार्ट भी है वीडियो का और बेहतर हो कि आप उसे देखें ताकि साइको एनालिसिस का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ सके। और बेसिकली वैसे ये थ्योरी साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड द्वारा ही दी गई है, लेकिन स्टिल साइको एनालिसिस क्या है और क्यों की जाती है, कैसे ये डेवलप हुई, वो सारी बातें मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बताई हैं और आपकी सिगमंड फ्रॉइड की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी अगर आप उस पहले वीडियो को देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। So first about the biographical information, Sigmund Freud was an Austrian neurologist and he developed the theory of psychoanalysis and he used it as a method of understanding and treating the people suffering from mental disorders. Sigmund Freud was born in Freiburg in a Jewish family. Freiburg was a place of Czech Republic और बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि ये जूइश फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड हिज फादर वाज जेकब फ्रॉइड वाज ए वूल मर्चेंट एंड हिज मदर अमेलिया केम फ्रॉम ए प्रॉस्पेरस बैकग्राउंड एंड द फैमिली मूव्ड टू वियना व्हेन फ्रॉइड वाज मियरली 4 years old। फ्रॉइड पढ़ने में शुरू से ही अच्छे थे और इनिशियली उन्होंने लॉ एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पे पढ़ाई शुरू की, बट लेटर ही शिफ्टेड टू मेडिसिन और मेडिकल डिग्री इन्होंने प्राप्त की इन 1881 एंड इनिशियली वर्कड इन ए जनरल हॉस्पिटल एट वियना एंड लेटर स्पेशलाइज्ड इन न्यूरोलॉजी and pursued further studies in Paris with the famous neurologist Jean-Martin Charcot। तो इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो न्यूरोलॉजी था और उसी में इन्होंने बहुत सारा सा अध्ययन किया और एज ए साइको एनालिस्ट ये स्टडी कर रहे थे बहुत सारे से पेशेंट्स को और ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ neurology and psychology, he developed this theory of psychoanalysis. He began developing the ideas that were later termed as psychoanalysis. जब ये वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तभी जो आइडियाज़ आए वो लेटर ऑन थियोराइज हुए एज साइकोएनालिसिस इन 1980s। He explored the use of hypnosis and also developed the technique of free association. देखिए ये बेसिकली वर्क कर रहे थे उन पेशेंट्स पे जो साइकोलॉजिकल सम डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे और उसके लिए ये उनको पहले हिप्नोटाइज़ करते थे। हिप्नोटाइज़ करके उनके दिमाग में जो कुछ चल रहा था उसको जानने की कोशिश करते थे। ये इनका एक तरीका था जो यूजुअली ये उन पेशेंट्स के साथ यूज़ करते थे जो मेंटल डिसऑर्डर्स से प्रभावित होते थे। लेकिन बाद में इन्होंने हिप्नोसिस वाले प्रोसेस को रोक के बिना हिप्नोटाइज़ किए हुए ही पेशेंट्स के आइडियाज़ को पढ़ना शुरू किया और इस टेक्निक का नाम फ्री एसोसिएशन रखा जिसमें पेशेंट को हिप्नोटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। बेसिक एम इनका था कि ही वॉन्ट्स टू अनकवर द अनकॉन्शियस थाट्स एंड फीलिंग्स, कि वो पेशेंट के अनकॉन्शियस में जो भी विचार थे उनको वो जानना चाहते थे, जो भी क्रश्ड इमोशंस और फीलिंग्स थे, जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे उनके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड रहते थे, उनको जानने की ये कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान इनकी थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस आई। इन 1902 Freud and his colleagues formed Vienna Psychoanalytic Society. This marked the institutionalization of psychoanalysis as a discipline. और जब इसके थ्रू इन्होंने थियोराइज कर लिया और उसके हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना कर दी, तभी से साइको एनालिसिस एक डिसिप्लिन का पार्ट बन गया।
और बहुत सारे से इन्फ्लुएंशियल वर्क्स हैं इनके जो रिलेटेड टू दिस थ्योरी है. वन इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, वेरी फेमस बुक. 3 essays on the theory of sexuality, introduction of psychoanalysis, and beyond the pleasure principle, ego and the id. And these works were originally published in German, but later on they were translated into English and other languages, and their popularity is worldwide now. Now he was of Jewish ancestry, as I told you. As the Nazi regime rose to power in Germany, Freud, a Jewish descendant, faced increasing persecution. इन्हें परेशानी होने लगी क्योंकि नाजी रेजीम में ज्यूइश को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था. तो इसका परिणाम ये हुआ कि 1938 he and his family fled from Austria and settled in London. और इवन लंदन में जाके इन्होंने अपनी राइटिंग्स और रिसर्च को कंटिन्यू रखा. बट इन लेट 1930s इनकी हेल्थ डिक्लाइन करने लगी एंड अल्टीमेटली ही वाज डायग्नोज्ड कैंसर एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 83 इन लंदन. ना व्हाट इज़ साइकोएनालिसिस, इसकी डिटेल मैंने आपको बताया, इससे प्रीवियस वीडियो से ज़रूर देखिएगा. साइकोएनालिसिस इज़ ए साइकोलॉजिकल एंड साइकोथेरेप्यूटिक स्टडी. इट मीन्स ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है जिसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. इट एक्सप्लोर्स द इंटरप्ले ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस. तो इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियस में जो भी चल रहा है, अनकॉन्शियस में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ये प्रोसेसेस किसी भी इंसान के थॉट्स को, इमोशंस को और बिहेवियर को क्यों कर प्रभावित कर रहे हैं. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतने एबनॉर्मल तरीके से सोच रहा है या एबनॉर्मल तरीके से व्यवहार कर रहा है. ही बिलीव्ड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स. तो निश्चित रूप से अनकॉन्शियस लेवल पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं हर ह्यूमन बीइंग के और उनकी जड़ें ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति के अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में होती हैं. ये बात इन्होंने बड़ा स्ट्रेस करके कही है, बहुत एम्फेसाइज की है कि किसी भी व्यक्ति के अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं उसके अनकॉन्शियस के कन्फ्लिक्ट्स में. साइकोएनालिसिस इन्वॉल्व ब्रिंगिंग दीज अनकॉन्शियस थॉट्स एंड मेमोरीज टू द कॉन्शियस लेवल. साइकोएनालिसिस के थ्रू कोई भी साइकोएनालिस्ट क्या करता है, अपनी टेक्निक्स यूज़ करके जो भी किसी के अंतर मन में चल रहा है उसे कॉन्शियस लेवल पे लेके आता है और फिर उसको थेरेपी के ज़रिए उन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और जो भी ट्रॉमेटिक फीलिंग्स हैं उन्हें कॉन्शियस पे लाते हैं और फिर उनसे छुटकारा पाने की तैयारी की जाती है. अब लिटरेचर में क्या कर रही है साइकोएनालिसिस? तो लिटरेचर में कोई बीमार लोग तो नहीं हैं, बट लिटरेचर में लिटरेरी टेक्स्ट है और टेक्स्ट में बहुत सारे से कैरेक्टर्स हैं. तो उन कैरेक्टर्स की साइकोएनालिसिस करते हैं हम लिटरेचर में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. दिस इज़ फ्रॉइड्स आइडिया ऑफ माइंड एज एन आइसबर्ग. देखिए फ्रॉइड ने माइंड को एक आइसबर्ग से कंपेयर किया. जैसे कि ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग का बहुत कम पार्ट बाहर दिखाई देता है. तो जो कम पार्ट बाहर दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है. ये गवर्नड होता है हमारी ईगो और सुपर ईगो से. ये मैं लेटर ऑन बताऊंगी कि किस तरीके से. और कॉन्शियसली जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में वो बहुत थोड़ी हैं. बहुत ज़्यादा पार्ट उसकी पर्सनैलिटी का उसके अनकॉन्शियस के रूप में दफन है जो हमें दिखाई नहीं देता. जब साइकोलॉजिकली सिक होता है तो कॉन्शियसली चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, बट वो इस पार्ट में गड़बड़ होती है. जब इस पार्ट की गड़बड़ बहुत हद तक यहीं चलती है और वो किसी भी कारणवश, चाहे तो समाज के बंधन है चाहे उसके स्वयं के बांधे गए बंधन है, उनकी वजह से वो यहाँ नहीं आती, तो इस लेवल के डिस्टर्बेंसेस हमारे व्यवहार में, हमारे इमोशंस में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी सोच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. तो कॉन्शियस द स्मॉल अमाउंट, प्री कॉन्शियस थिंग कुड बी अवेयर
ऑफ इफ वी वांटेड और ट्राइड, ये वाला प्री कॉन्शियस लेवल है। मतलब इस लेवल पे चीज़ें हम चाहें तो ऊपर आ जाती हैं यहाँ। लेकिन ये जो पार्ट है इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, इसमें से चीज़ें बाहर नहीं निकलती बट ये कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करती रहती हैं। अब अगर उन डिस्टर्ब्ड चीज़ों को किसी भी तरीके से किन्हीं भी टेक्निक से कॉन्शियस माइंड में लाया जा सके तो वो फिर रिमूव की जा सकती है। साइको एनालिसिस यही प्रोसेस है कि जो गड़बड़ें यहाँ चल रही हैं उन्हें ऊपर लाया जाए, उनका हल किया जाए और व्यक्ति नॉर्मल लाइफ लीड करने लगे। तो देखिए दूसरी साइड में अगर हम इसको ध्यान से देखें इस आइसबर्ग को, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कॉन्शियस माइंड है ये थॉट्स और परसेप्शंस हो जो हमारे रहते हैं कॉन्शियसली वो वाले हैं, और प्री कॉन्शियस में ये मेमोरी और स्टोर्ड नॉलेज होती है इस वाले पार्ट में। और ये जो पार्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है इन साइको एनालिसिस, इसमें क्या रहता है, फियर्स, अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर्स जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं हैं, वायलेंट मोटिव्स, इरेशनल विशेज़, इमोरल अर्जेस, सेल्फिश नीड्स, शेमफुल एक्सपीरियंसेस। कभी हमारी लाइफ में बचपन में विशेषकर अगर कोई शेमफुल एक्सपीरियंस हुआ है तो बड़े होते होते वो हम भूल तो गए उसे, लेकिन इतना नहीं भूले कि वो कभी रिवाइज नहीं, वो नीचे पड़ा रहता है और वो जब भी टाइम होता है वो हमें डिस्टर्ब करता है। अब अगर इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इस तरीके की उल्टी सीधी चीज़ों की स्टोरेज हो जाती है तो वो फिर हमारे कॉन्शियस को भी प्रभावित करने लगता है। कॉन्शियस को तो नहीं कह सकते प्रभावित करता है, हमारे बिहेवियर को, हमारी इमोशनल लाइफ को प्रभावित कर देता है। नाउ दीज आर द की कंसेप्ट्स। देखिए unconscious mind, as I told you in the previous slide, Freud argued that a significant part of mind operates at the unconscious level, वो जो नीचे वाला है बहुत, and it influences thoughts and behavior without conscious awareness of an individual। मतलब हमें पता भी नहीं लगेगा कि वो चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं बट वो चीज़ें हमें प्रभावित करती रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए किसी के चाइल्डहुड में कोई बहुत उसके साथ ऐसी घटना हुई या उसने किसी को उसकी मदर के साथ वायलेंट होते हुए देखा है, तो भले वो बड़ा हो गया, वो चीज़ें दिमाग से हट भी गई बट कहीं अनकॉन्शियस में रहती हैं, और कोई वैसी ही चीज़ होती है या नई भी होती है वो उसे परेशान करती रहती है जबकि कॉन्शियसली उसे ये वाली बात समझ में नहीं आती। फ्रॉड बिलीव्ड that to understand human behavior and mental disorders the unconscious mind is to be studied। तो साइकोएनालिसिस के लिए इट इज़ एसेंशियल फ्रॉड के हिसाब से कि हमें अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज रहती हैं, डिज़ायर्स रहती हैं, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अब उन्होंने ह्यूमन साइकी को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया या ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर दिया जिसमें उन्होंने ह्यूमन साइकी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। व्हाट इज इड? इड इज द प्रिमिटिव इंस्टिंक्चुअल डिजायर, ईगो इज द मीडिएटर बिटवीन द इड एंड एक्सटर्नल रियलिटी, एंड सुपर ईगो इज द इंटरनाइज्ड सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड। अभी आगे समझेंगे, समझ आ जाएगा आपको। अनदर कंसेप्ट दैट इज गिवन बाय फ्रॉड इज द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? हर इंडिविजुअल अपने लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है ताकि वो स्वयं को एंजाइटी से या थ्रेटनिंग थॉट्स से बचा सके। ये भी आगे समझेंगे जब ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन है। तो या तो वो किसी चीज़ को जैसे उसके मन में आई तो वो उसे रिप्रेस कर रहा है, या वो डिनाइल के मोड में, या वो उसे प्रोजेक्ट कर रहा है। ये अभी आगे समझ लेंगे आप जब डिफेंस मैकेनिज्म को डिटेल में समझते। तो दीज 3 concepts we would discuss. Now this is the concept of id, ego and super ego। तो पर्सनैलिटी ट्रेट समझने के लिए या साइकी को समझने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया। तो व्हाट इज इड? इड इज द प्रिमिटिव पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। देखिए जब हम पैदा होते हैं वो हमारी लाइफ का इड जैसा पार्ट होता है, आप यूँ मान के चलिए। इट्स फंक्शन इज बेस्ड ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सीकिंग द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट लाइफ लॉन्ग रहते हैं। मतलब इड वो वाला पार्ट है, द मोस्ट प्रिमिटिव वन,
जिसमें कि हमें इमीडिएट प्लेजर चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, प्लेजर चाहिए, हमारी बेसिक नीड्स और डिज़ायर्स पूरी होनी ही चाहिए विदाउट कंसीडरिंग कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचते। एग्जाम्पल से समझे कि देखिए कोई वास्तव में भूखा है और वो देखता है कि यहाँ पे एक बड़ा डेलिशियस सा केक रखा है या कोई भी डिश रखी है, तो उसका इड, उसकी पर्सनैलिटी में जो इड पार्ट है, जो प्रिमिटिव पार्ट है, जो प्लेजर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो सोचेगा कि जल्दी से इसे खा लूँ और मेरे खाने से मेरा सेटिस्फैक्शन होगा और मेरे खाने से मुझे प्लेजर मिलेगा क्योंकि मेरी हंगर सेटिस्फाई होगी। वो ये नहीं सोचता कि ये केक किसका है, इस पे किसका अधिकार है, अगर मैं खा लूँगा इसे तो मेरी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं सोचता। बस उसकी सोच इतनी है कि दिस इज़ केक एंड आई शुड ईट इट। So this is the picturization of the it. I want it just now. मुझे consequences से कोई मतलब नहीं है। Next part of psyche is ego. This ego is the rational part of our personality. It operates based on the reality principle. As I told you कि id जो है वो pleasure principle पे work करता है। उसकी जो id part है उसकी मेन थ्राइविंग्स प्लेजर होती है, तुरंत कोई भी चीज़ को प्राप्त करना। लेकिन ईगो रियलिटी प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है एंड हेल्पिंग अस टू मेक रियलिस्टिक डिसीजंस बाय कंसिडरिंग बोथ व्हाट वी वांट एंड व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल। ईगो वाला पार्ट साइकी का दोनों चीज़ों को ध्यान में रखता है कि हमें क्या चाहिए और सोशली एक्सेप्टेबल क्या है। अगर हम पुराना ही एग्जाम्पल लें जो केक वाला है, तो इसमें ईगो वाला पार्ट सोचता है कि हंगर है, ठीक है, डिज़ायर है केक की, ठीक है, लेकिन बट कंसीडरिंग द फैक्टर लाइक इफ़ इट इज़ हिज और हर बर्थडे, कि कहीं ये केक किसी की बर्थडे का तो नहीं है, मैं खा लूँगा तो उसको कैसा लगेगा, और किसी और का केक तो नहीं है। और एक ये ऑप्शन सोचता है कि कहीं बहुत ज़्यादा खाने से उसकी हेल्थ तो प्रभावित नहीं होगी। तो ईगो पार्ट हमारी साइकी का वो पार्ट है जो सोचता है या प्लान करता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले, जबकि इड की बात ये थी कि वहाँ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, जो सोचा वो पाना है। यहाँ पे प्रक्रिया है कि मुझे पहले सोचना है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक लग रहा है तो मैं उस कार्य को करूँगा, नहीं लग रहा है तो आई वुड विदड्रॉ फ्रॉम दैट। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो कैन बी कंपेयर टू अ मॉरल कंपास, मतलब वो हमारे को मॉरली क्या सही है और क्या गलत है इसका आभास कराता है। इट डेवलप्स एज वी इंटरनलाइज सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स। ग्रेजुअली ये हमारी पर्सनैलिटी में डेवलप होता है और हम उन नॉर्म्स को, उन स्टैंडर्ड्स को, उन रूल्स को, उन एक्सपेक्टेशंस को इंटरनलाइज करने लगते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी साइकी का पार्ट बनाने लगते हैं, जो सोसाइटी ने या पेरेंट्स ने हमारे सामने एस्टेब्लिश किए हैं। जो भी स्टैंडर्ड्स, उन्हें हम इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसके बाद जब भी हम कुछ देखते हैं तो पहले उसे पाने की चाह नहीं है ईड की तरह, ईगो की तरह सिर्फ हम दो चीज़ों में ही बैलेंस नहीं कर रहे, बल्कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ गिल्ट, कि अगर हमने कुछ कर दिया तो इसके परिणाम स्वरूप हमें गिल्ट फेस करना पड़ेगा, शेम फेस करनी पड़ेगी, प्राइड फेस करना पड़ेगा, हम ऐसे भी सोचने लग जाते हैं। सुपर ईगो का कार्य है कि वो हमें गाइड करता है टुवर्ड्स मॉरली राइट, कि हमारे लिए मॉरली राइट एक्शंस कौन से हैं, और अगर वो मॉरली राइट नहीं हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम अपने सुपर ईगो को समझने के लिए अपना पुराना वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब इड की कंडीशन थी, एज आई टोल्ड यू, कि मुझे तो केक चाहिए और मैंने खाना है। ईगो की कंडीशन होती कि ये किसी दूसरे का तो नहीं है, मैं खा लूँगा तो क्या होगा, कहीं मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब हो जाएगी सारा खा लेने से। लेकिन सुपर ईगो जो है माइट रिमाइंड हिम और हर ऑफ डाइट गोल्स, वो उसके सारे गोल्स को बताता है कि उसके डाइट गोल्स क्या हैं, उसे ये खाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और
उसको अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे फिर उस बात का गिल्ट भी होगा। अगर वो किसी और का केक था और उसने खा लिया तो फिर जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है कि उसने ये गलत किया, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ सुपर ईगो। वो ये मानता है कि अनहेल्दी है, मुझे नहीं खाना चाहिए, और अगर खा भी लिया अनहेल्दी मानते मानते तो फिर उसके मन में गिल्ट होगा। ये हमारे सुपर ईगो का पार्ट है। तो फ्रॉइड के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की साइकी और पर्सनैलिटी को हम इन 3 लेवल पे जज कर सकते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्सनैलिटी या इड है या ईगो है या सुपर ईगो है, हम सब में इड, ईगो और सुपर ईगो होती है। अब बात होती है कि किसी में इड का पोर्शन कितना है, किसी में ईगो का पोर्शन कितना है, किसी में सुपर ईगो का पोर्शन कितना है। तो सुपर ईगो आई कांट हैव इट, वो डिसाइड करता है कि मैं नहीं ले सकता बिकॉज इट इज़ नॉट राइट। इट मीन्स इट इज़ नॉट राइट मीन्स he is taking into consideration the morals, the societal and parental standards, and on the basis of it say he decide that कि वो इस केक को नहीं खाएगा। तो पर्सनैलिटी के जजमेंट के लिए फ्रॉइड ने ये 3 पैमाने बनाए, या ये कहिए कि इन 3 चीज़ों से मिक्स होके किसी की भी पर्सनैलिटी बनती है। अब जजमेंट इस बात का है कि किस में कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। Now, another concept that is given by Freud is that of defense mechanism. According to Freud, defense mechanisms are the psychological strategies, यानी मन के स्तर पे हम कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं अनकॉन्शियसली, बिना जाने समझे, और वो स्ट्रेटेजीज होती हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ किसी भी अनप्लेजेंट थॉट से, फीलिंग से और किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से। डिफेंस मैकेनिज्म इज इन ए वे काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन, मतलब अगर कुछ गलत है या कुछ भी किया है तो हम अपने मन में उसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करते हैं मतलब मन में उसे ठीक सा ठहराते हैं, और हम मानते हैं कि हमने लॉजिकली और सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन किया है और हमने स्वयं को सही सिद्ध कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता आराम से कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं फेल हो गया। नहीं, अगर वो ऐसा करेगा तो वो दुनिया की नज़रों में गिर जाएगा, लेकिन वो दूसरे बहाने बनाता है, दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म्स अप्लाई करता है और उसके ज़रिए खुद को रैशनलाइज करता है। रैशनलाइज मतलब खुद को जस्टिफाइड ठहराता है। वो कहेगा कि एग्ज़ाम ठीक नहीं था, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, प्रोफेसर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, टीचर ने ये प्रॉपरली समझाया नहीं था, और ये तरीके की बातें करके वो खुद को सही जस्टिफाई करता है। तो फ्रॉइड बताना चाहते हैं कि सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं, इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं अनकॉन्शियसली। और कब तक करते हैं? जब तक वो खुद को रैशनलाइज नहीं कर लेते, खुद को जस्टिफाई नहीं कर लेते और ये सिद्ध नहीं कर देते कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया या जो भी एक्शन हुआ है उसके वो जिम्मेदार नहीं हैं। और अगर वो इन डिफेंस मैकेनिज्म को नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा? उन्हें उस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये करके वो साइकोलॉजिकली परेशान रहेंगे। इसलिए वो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं कि खुद कंफर्टेबल रह सके, भाई मेरी गलती तो थी नहीं, इन कारणों की वजह से मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए हैं। सो दिस कंसेप्ट एट साइकोलॉजिकल लेवल हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड बाई सिगमंड फ्रॉइड। नाउ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी फ्रॉइड ने कहा है। फ्रॉइड प्रपोज दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ, यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए या उसकी शेपिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अहम हैं वो हैं उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। और चाइल्डहुड में भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। अब उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताई हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। नंबर 1 इज़ ओरल फेज, इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 year। इस 0 to 1 year मतलब जब तक 1 साल का बच्चा होता है तो वो सिर्फ
प्लेजर वाली इंस्टिंक्ट से ही डेराइव होता है और वो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है अपनी ओरल एक्टिविटीज़ से। जैसे वो मदर के दूध पे फीड कर रहा है, काट रहा है, टेस्टिंग थ्रू माउथ एंड लिप्स, यानी उसके सिर्फ ओरल वाले जो अंग हैं माउथ और लिप्स वो सेटिस्फाई फील कर रहे हैं और उसी से उसे प्लेजर मिल रहा है। तो ये स्टेज ओरल। नेक्स्ट फ्रॉम 1 to 3 years इज द एनल स्टेज। द फोकस शिफ्ट टू द प्रोसेस ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग वाली फेज होती है। चाइल्ड एक्सपीरियंसेस प्लेजर एंड कंट्रोल थ्रू बाउल मूवमेंट्स। वो बाउल में ना पेट के जो भी मूवमेंट्स हैं उनमें वो अपनी टॉयलेटरी हैबिट्स के हिसाब से प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है। और सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ कंट्रोल। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड के जब अगर 1 से 3 साल तक उसको सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग मिलती है तो ये उसके सेंस ऑफ ऑटोनॉमी को और सेल्फ कंट्रोल को इंडिकेट करता है और उसकी पर्सनैलिटी के नॉर्मल डेवलपमेंट में सहायक होता है। Now from 3 to 6 years, that is the phallic age. In this age, children develop unconscious sexual desires. Sexual desires उस adult वाले सेंस में नहीं, लेकिन unconsciously उनकी sexual desires होती है according to Freud. किसकी तरफ? For the opposite sex parent. मतलब अगर लड़की है तो उसका attraction towards father, लड़का है तो उसका attraction towards mother. ऐसा होता है इनके हिसाब से 3 से 6 साल के बीच में। उसे इन्होंने फैलिक स्टेज कहा है। और उन्हें अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स एंड दे फील जेलसी एंड राइवलरी विद द सेम सेक्स पेरेंट। इसी से एक रिलेटेड एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी फ्रॉइड ने बताया। एडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स। अगर इस चीज़ का रिजोल्यूशन ना हो समय रहते, ये चीज़ सॉल्व ना की जाए समय रहते, तो वो जेलसी और वो राइवलरी वाली फीलिंग बढ़ती जाएंगी और बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये जो एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला प्रोसेस है या एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला इशू है, इसका रिजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, ताकि अपने जेंडर के हिसाब से वो प्रॉपर डेवलप कर सके एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सुपर ईगो, कि वो मॉरली राइट और रॉन्ग को समझ सके। एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे आपको नाम से पता है ये किंग एडिपस से था। वो किंग एडिपस ने किसी भी श्राप की वजह से अपने ही फादर को मारा था और अपनी मदर से ही शादी की थी और उसकी पूरी कहानी हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो और वहीं से ये टर्म एडिपस कॉम्प्लेक्स लिया गया है। इट मीन्स अट्रैक्शन ऑफ चाइल्ड टुवर्ड्स द पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स। नाउ फ्रॉम 6 to 11 ईयर देयर इज द लेटेंट स्टेज। यहाँ पे सेक्सुअल इम्पल्सेस आर लार्जली सप्रेस्ड। जो 6 से पहले वाले सालों में हो रहे थे वो सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स पेरेंट्स वो ख़त्म हो जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, और इस पीरियड में सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं और बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में स्कूल की, फ्रेंडशिप की और हॉबीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। देन कम्स द क्रूशियल स्टेज आफ्टर 11, दैट इज़ द जेनाइटल। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी reactivates sexual impulses। फिर से sexual impulses हैं, but now these sexual impulses are not towards the parents, rather the individual become capable of mature sexual relationship. The focus shifts from individual development to forming intimate relationship and contributing to society. And इस genital stage में क्या है, sexual impulses हैं, उनका attraction opposite sex की तरफ होता है। They become mature in maintaining sexual relationship और इस तरीके से आदमी जो है वो adolescence से adult बन जाता है। Freud argued that unresolved conflict or fixation at any of these stage, अगर ये जितनी भी stages बताई गई इनमें से किसी भी stage पे अगर कोई conflict किसी व्यक्ति का unresolved रह गया from childhood to adulthood, अगर इनमें से किसी भी stage पे उसके unresolved conflicts हैं तो they could lead to the psychological issues, they could lead to the abnormal psychological issues or the mental disorders.
Now, Oedipus complex, Freud proposed that Oedipus complex involving unconscious feeling of desire for the opposite sex parent, rivalry with the same sex parent was the critical aspect of human development. ये मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा फ्रॉइड ने और एक बड़ा सा उनका ड्रीम एनालिसिस एक और कंसेप्ट है. उन्होंने बताया that dreams provide insight into the unconscious mind, कि व्यक्ति के जो सपने हैं वो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं और उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मली उन्हें सपनों में दिखाई देती हैं. और अगर सपनों में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसकी एनालिसिस की जाए, उसके ज़रिए हम उसके हिडन मीनिंग्स को ढूंढ सकते हैं, उसके कन्फ्लिक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, उन्हें सरफेस पे लाके उनको ख़त्म करने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं. तो ड्रीम एनालिसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट्स और द सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाई फ्रॉइड. नाउ इसका इम्पैक्ट लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पे क्या पड़ा ये मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ और फिर सुन लीजिए एक बार कि साइको एनालिटिक थ्योरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. तो फ्रॉइड ने तो उसका यूज़ अपने पेशेंट की एनालिसिस करने में और उन्हें थेरेपी देने में किया था. लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हम क्या करते हैं कि वो जो साइको एनालिसिस की थ्योरीज हैं, चाहे वो ड्रीम एनालिसिस है, चाहे उनके आइडियाज़ को समझने की कोशिश है, चाहे उनके सबकॉन्शियस को पढ़ने की कोशिश है, उसके ज़रिए हम लिटरेरी कैरेक्टर्स जो भी हमारे नॉवल, ड्रामा और स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स हैं उनके मोटिवेशन, कन्फ्लिक्ट्स और सिंबॉलिक मीनिंग्स को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं. यानी कैरेक्टर, लिटरेरी कैरेक्टर की जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है अगर हम उसे साइको एनालिटिक एंगल से पढ़ते हैं. अनदर थिंग इज़ दैट कि सिम्बॉलिज्म और इमेजरी लिटरेरी टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और सिम्बॉलिज्म और इमेजेस जो हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के. अगर वो किसी व्यक्ति के द्वारा यूज़ की गई हैं तो उसके साइकी के, और अगर वो इन जनरल यूज़ की गई हैं तो दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनकॉन्शियस डिज़ायर्स ऑफ द ऑथर. तो सिम्बॉलिज्म और इमेजरी से या तो हम करेक्टर की साइकी की एनालिसिस करते सकते हैं या ऑथर की साइकी की एनालिसिस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, द नैरेटिव स्ट्रक्चर. इट मीन्स psychoanalytic perspective have been used to analyze narrative structure, identifying elements such as repression, catharsis and resolution of the psychological conflicts in literary work. तो लिटरेरी वर्क में जब हम देखते हैं नैरेटिव में रिप्रेशन है कहीं, या किसी व्यक्ति के इमोशनल कैथारसिस हो रही है या रिजोल्यूशंस हो रहे हैं प्रॉब्लम्स के, तो हमें समझ आ जाता है कि इसके कौन से कन्फ्लिक्ट्स थे साइकोलॉजिकल और वो किन कंडीशन में रिजॉल्व हुए या रिजॉल्व नहीं हुए तो रिप्रेस्ड रह गए उसकी साइकी में, जिसका रिफ्लेक्शन उसके बिहेवियर में दिख रहा है. और ये जान जाते हैं कि एट वॉट स्टेज द प्रोसेस ऑफ कैथारसिस इज गोइंग ऑन. सो दिस कैथारसिस, एज ऑल ऑफ यू नो एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, इज ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, though it has been depicted by told in detail by Aristotle, but it is again related to emotions, etc. So catharsis and resolution of the psychological conflicts in literary works can also be understood on the basis of the theory of psychoanalysis. एक और बात लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म में हम समझ पाते हैं कि ऑथर की क्या इंटेंशन थी, ऑथर के कौन से अनकॉन्शियस मोटिवेशन थे, ऑथर के कौन से साइकिक एक्सपीरियंसेस थे कि उसने इस तरीके से स्टोरी में ऐसे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए, ऐसा डिस्क्रिप्शन किया, और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑथर के बारे में भी बहुत अच्छी हो जाती है. तो इस तरीके से जो साइको एनालिसिस है उसका इम्पैक्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे पड़ता है और हम बिल्कुल डेप्थ में और नई लाइट में किसी लिटरेरी थ्योरी को, किसी पीस ऑफ लिटरेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइको एनालिसिस. So thanks for your patience listening. I think you would be able to understand the contribution of Freud and the theory of psychoanalysis.